नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए सुनते हैं ट्वाइलाइट का अगला भाग, भूत। मैंने जैस्पर के मेहमानों को उन दो धूप वाले दिनों में ज्यादा नहीं देखा जब वे फॉक्स में थे। मैं सिर्फ इसलिए घर गया था ताकि एस्मे को चिंता ना हो, वरना मेरा अस्तित्व एक पिशाच की बजाय एक भूत जैसा लग रहा था। मैं छाया में मंडराता रहा, जहां मैं अपने प्यार और जुनून की वस्तु का अनुसरण कर सकता था, जहां मैं बेला को देख सकता था और उन भाग्यशाली मनुष्यों के मन में उसकी आवाज को सुन सकता था जो उसके बगल में धूप में चल सकते थे। कभी कभी गलती से अपने हाथ से उसके हाथ के पिछले हिस्से को छू लेते थे। उसने कभी इस तरह के संपर्क पर प्रतिक्रिया नहीं की। उनके हाथ भी उसके हाथ की तरह गर्म ही थे। स्कूल से जबरन अनुपस्थिति पहले कभी इस तरह की परीक्षा नहीं लगी थी, लेकिन सूरज उसे खुश करता हुआ लग रहा था, इसलिए मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज नहीं हो सकता था। सोमवार की सुबह मैंने एक ऐसी बातचीत सुनी जो मेरे आत्मविश्वास को नष्ट कर सकती थी, और उससे दूर बिताया गया समय वास्तव में कष्टदायक बन सकता था। हालांकि जैसा कि अंत में हुआ, इसने मेरा दिन बना दिया। मुझे माइक न्यूटन के लिए थोड़ा सम्मान महसूस करना पड़ा। उसके पास जितना मैंने उसे श्रेय दिया था, उससे कहीं ज्यादा साहस था। उसने हार नहीं मानी और अपने घावों को भरने के लिए चुपचाप भाग नहीं गया। वो फिर से कोशिश करने जा रहा था। बेला काफी जल्दी स्कूल पहुंच गई, और जब तक सूरज रहता उसका आनंद लेने के इरादे से वो शायद ही कभी इस्तेमाल की जाने वाले पिकनिक बेंच में से एक पर बैठ गई, जबकि वह पहली घंटी बजने का इंतजार कर रही थी। उसके बालों ने अप्रत्याशित तरीके से सूरज की रोशनी को पकड़ा था, जिससे एक लाल चमक आ रही थी जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। माइक ने उसे वहां देखा, फिर से डूडलिंग करते और अपनी अच्छी किस्मत पर रोमांचित होते हुए। उसे केवल दूर से शक्तिहीन जंगल की छाया में चमकती धूप में बंधे हुए देखना एक पीड़ादायक था। उसने उसे इतने उत्साह के साथ हेलो कहा कि वह खुश हो गया, और मैं इसके विपरीत दुखी। देखा, वो मुझे पसंद करती है। अगर वो नहीं करती तो इस तरह मुस्कुराती नहीं। मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ डांस पर जाना चाहती है। आश्चर्य है कि सियाटल में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, माइक ने सोचा। उसने उसके बालों में आए बदलाव को महसूस किया। मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे बालों में लाली है। जब उसने अपनी उंगलियों के बीच उसके बालों की लट को सहलाया तो मैंने गलती से उस युवा स्प्रूस के पेड़ को उखाड़ दिया जिस पर मेरा हाथ टिका हुआ था। केवल धूप में, उसने कहा। मुझे गहरी संतुष्टि हुई। तब जब माइक ने उसके कान के पीछे की लट को दबाया तो वो उससे थोड़ा दूर हो गई। माइक को अपनी हिम्मत बढ़ाने में 1 मिनट लगा और कुछ समय भूमिका बांधने में लगा। बेला ने उसे बुधवार को हम सभी को जमा करने वाले निबंध की याद दिलाई। उसके चेहरे पर हल्के से आत्मसंतुष्ट भाव से लग रहा था कि उसका ऐसे पहले ही पूरा हो चुका था। माइक पूरी तरह से भूल गया था और इससे उसका खाली समय बहुत कम हो गया था। आखिरकार वो मुद्दे पर आ ही गया। मेरे दांत इतने जोर से कटकटा रहे थे कि वे ग्रेनाइट को भी चूर कर सकते थे, और फिर भी वह खुद को सीधे सवाल पूछने के लिए मजबूर नहीं कर सका। मैं पूछने जा रहा था कि क्या तुम बाहर चलना चाहोगी? ओह, उसने कहा। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। ओह, इसका क्या मतलब है? क्या वह हाँ कहेगी? रुको, मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में पूछा ही नहीं, माइक ने सोचा। उसने मुश्किल से थूक निकला। वेल, हम डिनर पर जा सकते हैं या कुछ और मैं बाद में इस पर काम कर सकता हूँ। बेवकूफ, ये भी कोई सवाल नहीं है, माइक। मेरी ईर्ष्या की पीड़ा और क्रोध पिछले सप्ताह की तरह ही शक्तिशाली था। मैं कैंपस में इतनी तेजी से भागना चाहता था जो मानव आंखों के लिए बहुत तेज हो, और उसे छीन लेना चाहता था। उसे उस लड़के से दूर ले जाना चाहता था जिससे मैं इस पल में इतनी नफरत करता था कि मैं उसे बिना किसी कारण के मार सकता था, सिर्फ इसका आनंद लेने के लिए। क्या वो उसे हाँ कहेगी? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा विचार होगा, बेला ने कहा। मैंने फिर से सांस ली। मेरा कठोर शरीर शिथिल हो गया। आखिरकार सियाटल सिर्फ बहाना था, पूछना ही नहीं चाहिए था। मैं क्या सोच रहा था? शर्त लगा सकता हूँ कि ये जरूर सन की कलन की वजह से है, उसने सोचा।
क्यों? उसने उदास होकर पूछा। मुझे लगता है वो हिचकिचाई। और अगर तुमने कभी वो दोहराया जो मैं भी कह रही हूँ तो मैं खुशी खुशी पीट पीट कर तुम्हें मार दूंगी। उसके होठों से आती मौत की धमकी की आवाज सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। तभी एक नीलकंठ चिल्लाया, चौंका और खुद को मुझसे दूर उड़ा लिया। लेकिन मुझे लगता है कि इससे जेसिका की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जेसिका? क्या? लेकिन ओह, ठीक है, मुझे लगता है माइक ने सोचा। उसके विचार अब सुसंगत नहीं थे। सच में माइक, क्या तुम अंधे हो? मैंने उसकी भावना को दोहराया। उसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हर कोई उतना ही समझदार होगा जितनी वह थी। लेकिन वास्तव में यह रुख मेरी समझ से परे था। बेला को बाहर जाने के लिए कहने के लिए माइक को जितनी परेशानी हुई थी, क्या उसने सोचा था कि यह जेसिका के लिए भी उतना ही मुश्किल नहीं था? यह स्वार्थ ही होगा जिसने उसे दूसरों के प्रति अंधा बना दिया। और बेला इतनी निस्वार्थ थी। उसने सब कुछ देखा। जेसिका। वाह। माइक ने सोचा। ओह, वह किसी तरह कहने में कामयाब रहा। बेला ने उसकी उलझन का इस्तेमाल करके बाहर निकलने का प्रयास किया। मेरी क्लास का टाइम हो गया और मैं फिर से लेट नहीं हो सकती। माइक तब से एक अविश्वसनीय दृष्टिकोण बन गया। उसने पाया जैसे जैसे वह अपने दिमाग में जेसिका के विचार को घुमाता गया, उसे लगा कि उसे जेसिका द्वारा उसे आकर्षक पाया जाना अच्छा लगा। यह दूसरा स्थान था, उतना अच्छा नहीं जितना कि बेला को लगता। हालांकि मुझे लगता है कि वो प्यारी है। सभ्य शरीर, बेला की तुलना में बड़े स्तन, हाथ में एक पक्षी। माइक ने सोचा। वो फिर चला गया, नई कल्पनाओं में जो कभी बेला के बारे में उतनी ही अश्लील थी, लेकिन अब वे केवल चिढ़ाने वाली थी, न कि क्रोधित करने वाली। वह दोनों लड़कियों के लिए कितना कम हकदार था। वे उसके लिए लगभग अदला बदली करने योग्य थी। उसके बाद में उसके दिमाग से दूर हो गया। जब बेला नजर से ओझल हो जाती तो मैं एक विशाल मेड्रोन के पेड़ के ठंडे तने से लिपट जाता और मन से मन तक नाचता। उसे नजर में रखते हुए हमेशा खुश होता जब एंजेला वेबर देखने के लिए उपलब्ध होती थी। मैं चाहता था कि वेबर लड़की को एक अच्छा इंसान होने के लिए धन्यवाद देने का कोई तरीका हो। यह सोचकर मुझे अच्छा लगा कि बेला के पास एक ऐसा दोस्त था जो सच में रखने लायक था। मैंने बेला के चेहरे को जिस भी कोण से देखा, मैं देख सकता था कि वह किसी बात को लेकर परेशान थी। इससे मैं हैरान था। मुझे लगा कि सूरज की रोशनी उसे मुस्कुराने के लिए काफी होगी। दोपहर के भोजन के समय मैंने उसे बार बार खाली कलंस टेबल की ओर देखते हुए पाया और यह देखकर मैं रोमांचित हो गया कि शायद वो भी मुझे मिस कर रही होगी। स्कूल के बाद उसकी दूसरी लड़कियों के साथ बाहर जाने की योजना थी। मैंने अपने आप ही अपनी निगरानी की योजना बना ली, लेकिन जब माइक ने जेसिका को बेला के लिए डिजाइन किए गए डेट पर आमंत्रित किया तो योजनाएं बदल गईं। इसलिए मैं सीधे उसके घर गया, जंगल में एक त्वरित छानबीन की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कोई खतरनाक व्यक्ति बहुत करीब ना आ गया हो। मुझे पता था कि जैस्पर ने अपने एक समय के भाई को शहर से दूर रहने की चेतावनी दी थी, मेरे पागलपन को स्पष्टीकरण और खतरे दोनों के रूप में उद्धृत करते हुए। लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। पीटर और शार्लोट का मेरे परिवार के साथ दुश्मनी पैदा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इरादे बदल सकते थे। ठीक है, मैं इसे ज्यादा ही सोच रहा था, मुझे पता है। जैसे कि वह जानती थी कि मैं देख रहा हूं, जैसे कि उसे उस पीड़ा पर दया आ रही थी जो मुझे तब महसूस हुई जब मैं उसे नहीं देख पाया। बेला घर के अंदर एक लंबे घंटे के बाद बैकयार्ड में आई। उसके हाथ में एक किताब थी और उसकी बांह के नीचे एक कंबल था। चुपचाप मैं यार्ड के ऊपर सबसे नजदीकी पेड़ की ऊंची शाखा पर चढ़ गया। उसने गीली घास पर कंबल बिछाया और फिर अपने पेट के बल लेट गई और घिसी पिटी जाहिर तौर पर अक्सर पढ़ी जाने वाली किताब को पलटना शुरू कर दिया। अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा, और साहित्यिक सेंस एंड सेंसिबिलिटी। वो ऑस्टेन की प्रशंसक थी। मैंने महसूस किया कि धूप और खुली हवा ने उसकी खुशबू को कैसे प्रभावित किया है। गर्मी ने गंध को मीठा कर दिया। मेरा गला इच्छा से जल उठा। दर्द फिर से ताजा और भयंकर हो गया क्योंकि मैं इससे इतने लंबे समय से दूर था। मैंने एक पल उसे नियंत्रित करते हुए खुद को अपनी नाक से सांस लेने के लिए मजबूर किया। वो जल्दी जल्दी पड़ती रही, हवा में अपने टखनों को क्रॉस करती रही।
मैं किताब जानता था, इसलिए मैंने उसके साथ नहीं पढ़ा। इसके बजाय मैं उसके बालों में खेलती धूप और हवा को देख रहा था। तभी उसका शरीर अचानक अकड़ गया और उसका हाथ पन्ने पर जम गया। वह दूसरे अध्याय के अंतिम पृष्ठ पर पहुंच गई थी। पृष्ठ बीच वाक्य में शुरू हुआ था। शायद पूर्व की ओर से विनम्रता या मात्र स्नेह के हर विचार के बावजूद दोनों महिलाओं को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना असंभव लगा होगा। उसने पुस्तक का एक मोटा भाग पकड़ा और उसे जोर से धकेल दिया। लगभग ऐसा लगा जैसे पृष्ठ पर कुछ ऐसा था जिसने उसे नाराज कर दिया था। लेकिन क्या? यह कहानी की शुरुआत थी। बस सास और बहू के बीच पहला संघर्ष स्थापित हो रहा था। मुख्य नायक एडवर्ड फेरर्स का परिचय कराया गया था। एलेनोर डैशवुड की खूबियों की प्रशंसा की गई थी। मैंने पिछले अध्याय के बारे में सोचा। ऑस्टिन के अत्यधिक विनम्र गद्य में कुछ संभावित रूप से आक्रामकता की तलाश में उसे क्या परेशान कर सकता था। वो मैन्सफील्ड पार्क के शीर्षक पृष्ठ पर रुक गई। एक नई कहानी की शुरुआत। पुस्तक उपन्यासों का संकलन थी, लेकिन वह केवल 7वें पृष्ठ तक ही पहुंच पाई थी। मैं इस बार उसका अनुसरण कर रहा था। श्रीमती बोरिस टॉम और एडमंड बर्ट्राम के अपने चचेरे भाई फैनी प्राइस से मिलने से पहले तक के खतरे के बारे में विस्तार से बता रही थी, जब तक कि वे सभी वयस्क नहीं हो जाते। तब बेला के दांत आपस में टकराए और उसने किताब को जोर से बंद कर दिया। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते उसने किताब को एक तरफ फेंक दिया और अपनी पीठ पर लुढ़क गई। उसने अपनी बाहों को आंखों पर चढ़ा लिया, जिससे उसकी त्वचा का अधिक हिस्सा सूरज के सामने आ गया। वह एक जानी पहचानी कहानी पर इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रही है? एक और रहस्य। मैंने आ भरी। वह बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, बस एक बार अपने बालों को अपने चेहरे से हटाने के लिए हिली। यह उसके सिर के पीछे फैल गया, चेस्टनट की एक नदी जैसा, और फिर से वह निश्चल हो गई। उसने सूरज की रोशनी में बहुत ही शांत तस्वीर बनाई, जो भी शांति उसे पहले नहीं मिली थी अब वो उसे अब मिल गई थी। उसकी सांस धीमी हो गई। कई लंबे मिनटों के बाद उसके होंठ कांपने लगे। वो नींद में बड़बड़ा रही थी। मुझे अपराध बोध की एक असहज ऐंठन महसूस हुई, क्योंकि जो मैं कर रहा था वह वास्तव में सही नहीं था, लेकिन यह मेरी रात की गतिविधियों जितना बुरा भी नहीं था। मैं तकनीकी रूप से अब अतिक्रमण नहीं कर रहा था। इस पेड़ का आधार अगले ढेर से उगाया था। कुछ और अधिक अपराध करने की तो बात ही छोड़िए, लेकिन मुझे पता था कि जब रात होगी तो मैं गलत काम करना जारी रखूंगा। अभी भी मेरा एक हिस्सा अतिक्रमण करना चाहता था, जमीन पर कूदना, चुपचाप अपने पैर की उंगलियों पर उतरना और उसकी धूप के घेरे में आराम से जाना, बस उसके करीब होना, उसके फुसफुसाते शब्दों को सुनना जैसे कि वह उन्हें मुझसे बोल रही हो। यह मेरी अविश्वसनीय नैतिकता नहीं थी जिसने मुझे रोका, यह सूरज की चमक में खुद के बारे में सोचना था। इतना बुरा कि मेरी त्वचा पत्थर की तरह थी और छाया में अमानवीय थी। मैं बेला और खुद को सूरज की रोशनी के में एक साथ नहीं देखना चाहता था। हमारे बीच का अंतर पहले से ही दुर्गम था। मेरे दिमाग में उस छवि के बिना भी यह काफी दर्दनाक था। क्या मैं इससे अधिक विचित्र हो सकता था? मैंने कल्पना की कि अगर वह अपनी आंखें खोलेगी और मुझे अपने पास देखेगी तो उसका डर कितना बढ़ जाएगा। वह करार उठी। मैं पेड़ के सहारे पीछे छाया में झुक गया और भी गहराई में। उसने आ भरी। मुझे डर नहीं था कि वो जग गई। उसकी आवाज बस एक धीमी उदास बड़बड़ाहट थी। एडमंड, एडमंड। मैंने फिर से सोचा कि उसने पढ़ना कहाँ छोड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे एडमंड बर्ट्रम का नाम पहली बार लिया गया था। हाँ, वह मेरे बारे में बिल्कुल भी सपने नहीं देख रही थी। मुझे अचानक एहसास हुआ। आत्मघृणा फिर से जोर से लौट आई। वह काल्पनिक पात्रों के सपने देख रही थी। हम शायद हमेशा ऐसा ही होता था और उसके सारे सपने ह्यू ग्रांट की तरह ही भरे हुए थे। मेरी कल्पना के लिए इतना ही। उसने और कुछ नहीं कहा जो समझ में आता। दोपहर बीत गया। मैं फिर से असहाय महसूस करते हुए देखता रहा, जैसे सूरज आसमान में धीरे धीरे डूब रहा था और छायाएं लॉन पर रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। मैं उन्हें पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन निश्चित रूप से अंधेरा अपरिहार्य था। छायाएं उसे ले गईं। जब रोशनी चली गई तो उसकी त्वचा बहुत पीली भूतिया लग रही थी। उसके बाल फिर से काले हो गए, उसके चेहरे के सामने लगभग काले।
यह देखना एक भयावह बात थी, जैसे आलस के सपनों को साकार होते देखना। बेला की स्थिर मजबूत दिल की धड़कन ही एकमात्र आश्वासन थी, वह ध्वनि जिसने इस पल को दुस्वप्न जैसा महसूस होने से बचाया। जब उसके पिता घर पहुंचे तो मुझे राहत मिली। जब वे घर की ओर सड़क पर गाड़ी चला रहे थे तो मैं उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। कुछ अस्पष्ट झुंझलाहट, अतीत में काम के दिन से कुछ, भूख के साथ मिश्रित उम्मीद। मैंने अनुमान लगाया कि वे रात के खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके विचार इतने शांत और संयमित थे कि मैं निश्चित नहीं हो सका कि मैं सही था। मुझे केवल उनका सार समझ में आया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ कैसी लगती होगी। वह कौन सा आनुवंशिक संयोजन था जिसने उसे इतना अनोखा बनाया। जब उसके पिता के कार के टायर ईंट के ड्राइववे से टकराए तो बेला जाग गई, झटके से बैठने की स्थिति में आ गई। वह अपने चारों ओर घूर रही थी, अप्रत्याशित अंधेरे से भ्रमित लग रही थी। एक क्षण के लिए उसकी आंखें उस छाया को छू गई जहां मैं छिपा था, लेकिन फिर जल्दी से दूर चली गई। चार्ली ने धीमी आवाज में पूछा, अभी भी छोटे से यार्ड के आसपास के पेड़ों में झांक रही थी। उनकी कार का दरवाजा बंद हो गया और उसने आवाज की ओर देखा। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी और अपने सामान को समेटते हुए फिर से जंगल की ओर देखा। मैं छोटी सी रसोई के पास पीछे की खिड़की के पास एक पेड़ पर जाके बैठ गया और उसकी शाम को सुनने लगा। चार्ली के शब्दों की तुलना उसके दबे हुए विचारों से करना दिलचस्प था। अपने इकलौते बच्चे के लिए उसका प्यार और चिंता लगभग भारी थी, और फिर भी उसके शब्द हमेशा संक्षिप्त और सहज होते थे। ज्यादातर समय वे एक साथ चुपचाप बैठे रहते थे। मैंने उसे जेसिका और एंजेला के साथ पोर्ट एंजलिस में अगले शाम खरीदारी करने की अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हुए सुना, और मैंने सुनते हुए अपनी योजनाओं को परिष्कृत किया। जैस्पर ने पीटर और शार्लॉट को पोर्ट एंजलिस से दूर रहने के लिए चेतावनी नहीं दी थी, हालांकि मुझे पता था कि वे हाल ही में भोजन कर चुके थे और हमारे घर के आसपास कहीं भी शिकार करने का उनका कोई इरादा नहीं था। मैं उसे बस दूर से देखता रहूंगा कि कहीं जस्ट इन केस। आखिरकार वहां हमेशा मेरी तरह दूसरे लोग भी थे, और जाहिर है वे सभी मानवीय खतरे भी जिनके बारे में मैंने अब तक कभी सोचा नहीं था। मैंने उसे अपने पिता को अकेले खाना बनाने के लिए छोड़ने के बारे में चिंता करते हुए सुना और मेरे सिद्धांत के इस प्रमाण पर मुस्कुराया। हाँ, वो यहाँ भी देखभाल करने वाली थी। और फिर मैं चला गया, यह जानते हुए कि मैं उसके सोते समय वापस आऊंगा, मेरे व्यवहार के खिलाफ हर नैतिक तर्क को अनदेखा करते हुए। लेकिन मैं निश्चित रूप से उसकी निजता का उल्लंघन नहीं करूंगा, जिस तरह से झांकने वाला करता। मैं उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ था, न कि माइक न्यूटन की तरह उसे घूरने के लिए। अगर वो पेड़ की चोटी पर चलने के लिए इतनी फर्तीली होती तो मैं उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करता। जब मैं वापस लौटा तो मेरा घर खाली था, जो मेरे लिए ठीक था। मुझे भ्रमित या अपमानजनक विचारों की कमी नहीं हुई जो मेरी समझदारी पर सवाल उठा रहे थे। एमिट ने न्यूल पोस्ट पर एक नोट चिपका कर छोड़ा था, रनियर मैदान पर फुटबॉल, आ जाओ प्लीज। मैंने एक पेन ढूंढा और उसकी दलील के नीचे सॉरी शब्द लिख दिया। वैसे भी मेरे बिना भी टीमें बराबर थी। मैं सबसे छोटी शिकार यात्रा पर गया, छोटे सौम्य जीवों के साथ संतुष्ट रहा जिनका स्वाद अन्य शिकार जितना अच्छा नहीं था। और फिर फॉक्स वापस भागने से पहले मैंने नए कपड़े पहने। बेला आज रात अच्छी तरह से नहीं सोई। वह अपने कंबल में करवटें बदलती रही। उसका चेहरा कभी चिंतित कभी उदास होता। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे किस बुरे सपने ने परेशान किया, और फिर एहसास हुआ कि शायद मैं वास्तव में जानना नहीं चाहता था। जब वह बोलती थी तो वह ज्यादातर उदास आवाज में फॉक्स के बारे में अपमानजनक बातें बुदबुदाती थी। केवल एक बार जब उसने आह भरते हुए कहा, वापस आओ, और उसका हाथ खुला, एक शब्दहीन निवेदन, तब मुझे उम्मीद थी कि वह मेरे बारे में सपना देख रही होगी। स्कूल का अगला दिन, आखिरी दिन जब सूरज मुझे कैद करेगा, पिछले दिन जैसा ही था। बेला कल से भी ज्यादा उदास लग रही थी और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अपनी योजनाओं से पीछे हट जाएगी। वो मूड में नहीं लग रही थी, लेकिन बेला होने के नाते वो शायद अपने दोस्तों के आनंद को अपने से ऊपर रखेगी। उसने आज गहरे नीले रंग का ब्लाउज पहना था और यह रंग उसकी त्वचा पर एकदम सही लग रहा था, जिससे वह ताजी क्रीम की तरह दिख रही थी। स्कूल खत्म हो गया और जेसिका दूसरी लड़कियों को लेने के लिए तैयार हो गई। मैं अपनी कार लेने घर आया। जब मैंने पाया कि पीटर और शार्लॉट वहां थे तो मैंने फैसला किया कि मैं लड़कियों को 1 घंटे उससे ज्यादा समय दे सकता हूँ। गति सीमा पर गाड़ी चलाते उनका पीछा करना एक संघर्ष होता है मेरे लिए। ये एक भयानक विचार है।
हर कोई चमकीले बड़े कमरे में इकट्ठा था। पीटर और शार्लोट दोनों ने मेरी अमूर्तता को देखा क्योंकि मैंने देर से उनका स्वागत किया। अपनी अनुपस्थिति के लिए आधे मन से माफी मांगी, उसके गाल को चूमा और उसका हाथ मिलाया। मैं समूह की बातचीत में शामिल होने के लिए पर्याप्त ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। जैसे ही मैं विनम्रता पूर्वक खुद को छुड़ा सका, मैं पियानो के पास चला गया और चुपचाप बजाना शुरू कर दिया। एलिस के आकार की गोरी गोरी शार्लोट सोच रही थी कि कितना अजीब प्राणी है, और पिछली बार जब हम मिले थे तो वह कितना सामान्य और सुखद था। पीटर के विचार उसके विचारों से मेल खा रहे थे। जैसा कि आमतौर पर होता है, ये जानवरों का मामला होगा, मानव रक्त की कमी उन्हें पागल कर देती होगी। आखिरकार उसने यह निष्कर्ष निकाला था। उसके बाल भी उसके जैसे ही गोरे थे और लगभग उतने ही लंबे। वे बहुत समान थे आकार को छोड़कर, क्योंकि वह लगभग एम्मेट जितना लंबा था। एक अच्छी जोड़ी, मैंने हमेशा यही सोचा था। घर आने की जहमत क्यों उठाई, रोजली ने व्यंग्य किया। आह एडवर्ड, मुझे उसे इस तरह परेशान देखना पसंद नहीं है। एस्मे की कोशिश की चिंता से खराब हो रही थी। उसे चिंतित होना ही चाहिए। उसने मेरे लिए जो प्रेम कहानी की कल्पना की थी वह हर पल और अधिक स्पष्ट रूप से त्रासदी की ओर बढ़ रही थी। आज रात पोर्ट एंजलस में मजे करो, एलिस ने खुशी से सोचा। मुझे बताना कि मुझे बेला से बात करने की अनुमति कब मिलेगी। तुम दयनीय हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम कल रात किसी को सोते हुए देखने के लिए खेल से चूक गए, एम्मेट ने बड़बड़ाया। एक क्षण बाद एस्मे को छोड़कर बाकी सभी ने मेरे बारे में सोचना बंद कर दिया और मैंने अपना संगीत धीमा रखा ताकि मैं ध्यान आकर्षित ना करूं। मैंने बहुत देर तक उन पर ध्यान नहीं दिया, बस संगीत की आवाज ने मुझे अपनी बेचैनी से दूर कर दिया। लड़की को नजरों से दूर रखना हमेशा ही मेरे लिए दुखदायी रहा है। जब अलविदा कहने का अंतिम समय हो गया तभी मैंने अपना ध्यान उनकी बातचीत पर लगाया। अगर तुम मारिया को फिर से देखो, जैस्पर ने थोड़ा सावधान होकर कहा, उसे बताना कि मैं उसके अच्छे होने की कामना करता हूँ। मारिया वो पिशाच थी जिसने जैस्पर और पीटर दोनों को बनाया था। जैस्पर को 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और पीटर को हाल ही में 1940 के दशक में बनाया था। जब हम कैलगरी में थे तो उसने एक बार जैस्पर को देखा था। यह एक घटनापूर्ण यात्रा थी, हमें तुरंत वहां से चले जाना पड़ा। जैस्पर ने विनम्रता पूर्वक उससे भविष्य में दूरी बनाए रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, पीटर ने हंसते हुए कहा। मारिया निसंदेह खतरनाक थी। उसके और पीटर के बीच बहुत ज्यादा प्यार नहीं था। आखिरकार पीटर ने जैस्पर के दल बदल में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैस्पर हमेशा मारिया को पसंदीदा रहा था। वह उसे एक छोटी सी बात मानती थी कि उसने एक बार उसे मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगी। वे तब हाथ मिला रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने जो गाना बजाया था उसे एक असंतोषजनक अंत तक जाने दिया और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शार्लोट, पीटर, मैंने अभिवादन में सिर हिलाते हुए कहा। एडवर्ड, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, शार्लोट ने संदेह से कहा। पीटर ने बदले में सिर्फ सिर हिलाया। पागल, एम्मेट ने मेरे पीछे दौड़ लगाई। बेवकूफ, रोजली ने उसी समय सोचा। बेचारा लड़का, एस्मे और एलिस डांटने वाले लहजे में। वे सीधे पूर्व की ओर सियाटल जा रहे हैं, पोर्ट एंजलिस के आसपास भी कहीं नहीं। उसने मुझे अपने सपनों में इसका सबूत दिखाया। मैंने दिखावा किया कि मैंने यह नहीं सुना। मेरे बहाने पहले से ही काफी कमजोर थे। अपनी कार में बैठने के बाद मैं ज्यादा आराम महसूस करने लगा। पिछले साल जब रोजली का मूड अच्छा था तो उसने मेरे लिए एक तेज इंजन को बढ़ाया था जो सुखदायक था। गति में होना मेरे लिए राहत की बात थी। यह जानना कि मैं अपने टायरों के नीचे से उड़ते प्रत्येक मील के साथ बला के करीब पहुंच रहा था। इसी के साथ ट्वाइलाइट का भूत अध्याय समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।